जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, जैसा कि आप सभी का डिमांड था, मैं आ गया हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर लेकर। ठीक है, तो इस चैप्टर से एनडीए में एक या दो सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें हमें जो स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, वो स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए इस चैप्टर में। तो देखिए, सबसे पहला जो हम टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन का, लेक्चर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो मान लीजिए कि जैसे एक आपका पॉइंट मास ऐसा है m1 का, और दूसरा पॉइंट मास ऐसा है m2। ठीक है, तो इन दोनों को हम अभी r दूरी के बीच रखे हैं। तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी एफ जी, एफ और जी सबस्क्रिप्ट में, मतलब जी, एफ जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी वो इतनी होगी। कितनी होगी? जी m1 m2/r²। ओके, वेयर जी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 भी इसको कहते हैं, 6.668 है, बट इसको 6.67 भी कहते हैं, इंटू 10⁻⁸ डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ठीक है, जी स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, m1 क्या है? m1 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, m2 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ये आपका है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अगला जो है ये आपका, देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में। ठीक है, उसके बाद और ये रिपल्सिव भी हो सकते हैं। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर वाइल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। कहने का ये मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ये ऑलवेज कैसा होता है नेचर में? अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये जो होता है ये आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव तो इस पे बन सकता है आपका, इस वाले पे, पॉइंट नंबर 1 पे। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स वाइल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक force depend on the nature of the medium, okay, between the particles. It holds good over a wide range of distance. It is found true for interplanetary to inner atomic distance. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं आपको, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 4, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स मतलब इस फोर्स को पॉइंट मास के लिए डिफाइन किया गया था, लेकिन अगर हम बड़ा मास लेंगे, ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस बड़े मास का सेंटर और इस बड़े मास के सेंटर पे फोर्स लग रहा है। मतलब फोर्स जो होगा इसके सरफेस पे नहीं लग रहा है, सेंटर टू सेंटर फोर्स लग रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज सेंट्रल फोर्स एंड दैट इज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर्स ऑफ द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा, कुछ नोट है, इम्पॉर्टेंट नोट। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट नोट वो कैसे है? ये देखिए, पॉइंट नंबर 5 है, इट इज़ अ टू बॉडी इंटरेक्शन, इट इज़ अ टू बॉडी इंटरेक्शन दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू
particles is independent of the presence or absence of the other particles। ठीक है, तो और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग इस तरह से जोड़ भी सकते हैं। सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। फोर्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो इस तरह से आपका ये होता है। वाइल न्यूक्लियर फोर्सेस इज मेनी बॉडी इंट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो मेनी बॉडी इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 क्या है कि इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियर फोर्स होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बड़ा होगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होगा। कहने का ये मतलब है कि सबसे छोटा फोर्स कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी बड़ा फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका देखो, पॉइंट नंबर 7 क्या है, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻43। ये निकाला गया, इस तरह से आपका निकाला गया। एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स लिया गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है K/Q1/Q2/R² होता है। ठीक है, और ये होता है आपका G×M1M2/R²। तो ये R² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर M1M2 तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और नीचे हो जाएगा आपका Q1Q2, यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। इस तरह से आपका वैल्यू जो है आपका इस तरह से होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से पॉइंट नंबर 7 हम देख चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 8 क्या है, इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका मतलब क्या है, दैट इज वर्क डन बाई इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट और वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल राउंड अ क्लोज्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। कहने का ये मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स को यहाँ पर समझना है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो आपका पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और एक होता है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है, जो पाथ पे डिपेंड करता है। और कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग राउंड चलेंगे, राउंड अ क्लोज पाथ। तो अगर एक पूरे क्लोज पाथ में राउंड में चलेंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा नेट फोर्स वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो पॉइंट नंबर 9 इज इट इज़ एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये जो है एक्शन रिएक्शन पेयर है, दैट इज द फोर्स विथ विच वन बॉडी, यानी कि अर्थ, मान लेते अर्थ है और दूसरा बॉडी अट्रैक्ट्स द सेकेंड बॉडी, मान लेते मून है, से मून इज इक्वल टू द फोर्स विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। दिस इज अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अट्रैक्शन हो रहा है, एक मान लेते हैं हमारे पास सन है, ठीक है, एक आपका अर्थ है और अर्थ अट्रैक्ट कर रहा मून को। तो दो प्लैनेट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ठीक है ना, वो भी आपको ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है ये देखिए, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज स्टार्टेड फॉर 2 पॉइंट मास। देयरफॉर फॉर एनी 2 आर्बिट्रेरी फाइनाइट साइज बॉडीज as shown in the figure, it cannot be applied as there is not unique value for the separation। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि हम यहाँ पर जैसे इरेगुलर बॉडी ले रहे हैं ना, ठीक है, इट कैनॉट बी अप्लाइड एज देयर इज नॉट यूनिक वैल्यू फॉर द सेपरेशन। तो यहाँ पर आर की वैल्यू, आर हम क्या लेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं कि बट इफ द 2 बॉडीज आर यूनिफॉर्म शेप देन सेपरेशन आर मे बी टेकन एज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स बिकॉज द स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास बिहेव्स एज ए पॉइंट मास। कहने का ये मतलब है कि अगर हम बड़ा स्फीयर लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम जैसे इस वाले केस में देखो और इस वाले केस में देखो इरेगुलर शेप है, तो पॉइंट मतलब इसका सेंटर हो सकता है यहाँ हो, या हो सकता है यहाँ हो, या हो सकता है यहाँ हो। तो हम मतलब इरेगुलर शेप जब लेते हैं तो हम आर को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम रेगुलर शेप लेते हैं तो इस केस में हम ऐसा मानते हैं कि अगर ये रेगुलर शेप है तो इस रेगुलर शेप का पूरा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। और इसका भी अगर ये रेगुलर शेप है तो इसका भी जो मास है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो हम ये दूरी ले सकते हैं।
ठीक है, तो ये भी आपका नोट ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए ये जो है आपका यहाँ पर ये देखिए ये आपका अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी मास रखा हुआ है ऐसे, तो इसका वेट काम कर रहा होगा नीचे mg, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया, और इसकी रेडियस r है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे आपका है द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एक्सर्टेड बाई द अर्थ ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटी। यानी कि किसी भी बॉडी पर, यानी m मास की जो बॉडी यहाँ रखी हुई है, तो इसका ग्रेविटेशन के सेंटर, मतलब अर्थ के सेंटर के द्वारा जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ग्रेविटेशनल पुल कहेंगे, और या फिर हम लोग ग्रेविटी कहेंगे इसको। ठीक है, अब देखो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तीनों अलग अलग चीज़ है, इसलिए आप तीनों को कंबाइन ना करें। ठीक है, ये आपका ग्रेविटी का मतलब होता है कि इस पर जो एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है अर्थ के सेंटर के द्वारा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल भी कह सकते हैं उसको, और ग्रेविटी भी कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ ए मोशन। अब मान लेते हैं कि यहाँ से किसी बॉडी को छोड़ दिया, तो छोड़ा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये जितनी एक्सेलरेशन से जाएगा उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में F इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस केस में जो F लग रहा है इक्वेशन 1 में, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, GMM बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ लग गया, और दूसरा इसकी mg लगेगा इसका मास, तो दूसरा हम mg यहाँ समझ सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू वी हैव mg इक्वल्स टू GMM बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला छोटा वाला m और ये छोटा वाला m, दोनों तरफ से छोटा वाला m माइनस हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाएगा GM बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज, अब मास की जगह पर हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं, तो मास बराबर यहाँ पर जो इस फॉर्मूले में जो m है, तो m को हम क्या लिख सकते हैं, m को हम लिख सकते हैं m मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया वॉल्यूम, और इंटू डेंसिटी रो। तो यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का या तो इक्वेशन नंबर 3 से फॉर्मूला देख लो, या फिर आपका ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ तो यहाँ पर g की वैल्यू जो है आपका फाइनली ये आ रहा है 4/3 पाई रो जी आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आर क्यू था, ये पर यहाँ पर ऐसे था, इस वाले फॉर्मूला में g इक्वल्स टू कितना था, g इंटू m की जगह पर हम रख देंगे 4/3 पाई आर क्यू और इंटू रो, हो गया मास इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, और नीचे क्या है, नीचे पहले से हमारा आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या मेरे पास, बच गया आपका इतना, कितना, इतना 4/3 पाई रो जी आर, 4/3 बचा, ये पाई बचा, रो बचा, आर बचा और जी बचा। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम द एक्सप्रेशन दिस, कुछ ये किया है, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया गया। पहला पॉइंट है फ्रॉम द एक्सप्रेशन g इक्वल्स टू GM बाई आर स्क्वायर, और दिस इक्वल्स टू 4/3 पाई रो जी आर, इट इज़ क्लियर दैट इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मास अपॉन द मास, रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। देखिए रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और शेप पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसा हम शेप लेंगे उसके हिसाब से 4/3 पाई आर क्यू जो आ रहा था वो शेप के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दैट इज हम कह सकते हैं कि अ गिवन प्लैनेट, रेफरेंस बॉडी माना गया उसको, प्लैनेट को, प्रोड्यूसेस सम एक्सेलरेशन इन अ लाइट एज वेल एज अ हैवी बॉडी। ठीक है, तो जो कोई भी प्लैनेट जो होगी वो लाइट बॉडी पे या हैवी बॉडी पे क्या क्रिएट करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m बाई
आर स्क्वायर और रो आर ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए। एक डायमेंशन होता है जी इक्वल्स टू डी, क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस टू होगा। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के सेंटर की तरफ, ठीक है, होता है। हमारे हम किस प्लैनेट पे रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं, तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, अर्थ के सेंटर के तरफ, यानी ज़मीन के अंदर। तो इसीलिए हम किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु कहाँ आती है, नीचे आती है। ठीक है, अब देखो एक्सेप्शन केस मत कंसिडर करना। एस्केप वेलोसिटी आगे पढ़ना है। एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए, ठीक है, तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, यूनिवर्स में चला जाएगा, वापस लौट कर नीचे नहीं आएगा। तो उसके वेलोसिटी का केस है। लेकिन हम लोग के पास उतना पावर नहीं होता कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को उतना किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दें, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे मतलब हम जो फेंकते हैं वस्तु को वो वापस नीचे आता है, और वापस नीचे आने का कारण क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 देखिए, इट्स एवरेज वैल्यू इज टेकन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जी की छोटी वाली जो जी है उसकी जो स्मॉल वैल्यू, उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, या 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कह सकते हैं या फिर 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट मीन सी लेवल। ठीक है ना, मीन सी लेवल कह सकते हैं, या फिर हम उसको सरफेस ऑफ द अर्थ कह सकते हैं, अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, अब देखो अर्थ के सरफेस पे यहाँ पर देखा है, बोला गया है, तो अर्थ के मतलब अर्थ के सरफेस का मतलब ये मत ले लेना, हिमालय पे मत चला जाना। हिमालय पे जाओगे तो वैल्यू जी का चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए फिर उसमें बहुत सारा चीज़, टेम्परेचर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, तो इसको कंसिडर ना करें। इसलिए यहाँ पर लिखा एट मीन सी लेवल। सी लेवल का जो मीन है, औसत वैल्यू जो है, ठीक है, समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है उस पर मतलब एक लिमिट तक जो है वो जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वेरिएशन ड्यू टू जी पढ़ेंगे। तो लास्ट पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस किस फैक्टर से वेरी करता है, शेप ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की आकार पे डिपेंड करता है, हाइट अबव द अर्थ सरफेस अर्थ के सरफेस से ऊंचाई पे डिपेंड करता है, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस एंड एक्सेल रोटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, सॉरी एक्सेल रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स है आपका। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। तो ये देखिए अर्थ कैसा है शेप में, एलिप्टिकल शेप है। इट इज फ्लैटेंडेड एट द पोल्स एंड बल्ब्ड आउट एट द इक्वेटर। सबको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो कुछ इस शेप का है, इस शेप का अर्थ है। ठीक है, तो इसमें से इक्वेटर होता है और पोल होता है। तो वो कैसे होता है ये देखिए, ये आपका मान लीजिए अर्थ है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका जो वैल्यू है ये आपका जी, ठीक है ना, ये आपका ये जो है लाइन आपका, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर एंड दिस लाइन इज नोन एज दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। ये पोल वाला पॉइंट है और ये आपका इक्वेटर वाला लाइन है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो इक्वेटर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जी की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर, तो इसको आप ये कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू है हमारा, ठीक है, ऐसे आपका ये देखिए आ गया ना जी का वैल्यू। तो हम यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि एट इक्वेटर पे हमारा जो जी का वैल्यू है वो कुछ ऐसा है, जी ई इक्वल्स टू जी एम बाई आर ई स्क्वायर, और जो पोल पर होगा जी एम बाई आर पी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम ऐसा कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 माना गया है और इसको इक्वेशन 2 माना गया है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा ऐसा आएगा, जी ई बाई जी पी इक्वल्स टू आर पी बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो जी और एम ये तो दोनों कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि अर्थ के लिए बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो रेडियस होता है इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा बड़ा होता है
और पोल का रेडियस कम होता है। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा उस पर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा, सॉरी कम होगा फोर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखिए और इस वाले पॉइंट को देखिए, रेडियस ज़्यादा है इक्वेटर का और पोल का रेडियस कम है, तो पोल का ग्रेविटी ज़्यादा है और इक्वेटर पर ग्रेविटी कम है। तो ये पॉइंट आपको ऑलवेज क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। तो हाइट के द्वारा भी वेरिएशन जो होता है इसका भी आपका फॉर्मूला है, इसका आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला वी शुड रिमेंबर ऑलवेज। तो यहाँ पे डायग्राम आप समझ सकते हैं, डायग्राम में क्या किया गया है। डायग्राम में देखिए क्या किया गया है। डायग्राम में ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ है आपका ये वाला। तो अर्थ की जो रेडियस है वो आर है और एच हाइट पर हम रखे हैं। तो मान लेते हैं एच हाइट पर जाने से ग्रेविटी मुझे जी डैश मिल रहा है और अर्थ के सरफेस पे जी मिल रहा है। ठीक है, तो एज आर इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, आर प्लस एच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो जी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जी की वैल्यू तो वही लिखेंगे, जी की वैल्यू हम इतना लिखेंगे जी एम बाई आर स्क्वायर। और जी डैश की वैल्यू कितनी लिखेंगे, जी डैश तो आपका यहाँ पर है ज़मीन से एच हाइट पर, तो जहाँ पर आर स्क्वायर है वहाँ पर आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो जी डैश की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है ना, मतलब इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो जी डैश बराबर जी इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं जी इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर नीचे वाले को आर प्लस एच को अगर हम आर प्लस एच को अगर हम स्मॉल आर मान लें तो हमारा जो जी डैश की वैल्यू होगी ये हो जाएगी, दिस इज जी डैश। जी डैश इक्वल्स टू ऊपर आर स्क्वायर था और नीचे क्या था, छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये सारा। तो यहाँ पर देखिए एज वी गो अबव द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज बिकॉज जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे हम लोग सरफेस से ऊपर जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। नाउ एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज बिकॉज जी डैश इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आर इन्फिनिटी ले लिया जाए तो जी डैश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स जीरो। तो अर्थ के सरफेस से अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चल जाओगे तो वहाँ पर जी का कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, और इफ़ एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, अगर एच बहुत ज़्यादा आर से बहुत छोटा हो जाएगा तो हाइट इज़ नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन ऑफ द रेडियस फ्रॉम द इक्वेशन। तो अगर एच छोटा हो जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपका एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगा है, तो जब पावर -2 है तो ये -2 डायरेक्ट अंदर में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो जी का वैल्यू आपको, ये वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये जो वैल्यू आपका जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। ठीक है, ये वैल्यू आपको जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, नंबर 4, ये कह रहा है कि इफ़ एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर देन डिक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट। तो यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना होगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू जी माइनस जी डैश, ये 2h जी बाई आर हो गया। उसी तरह से फ्रैक्शनल डिक्रीज डेल्टा जी बाई डी हो जाएगा, तो जी माइनस डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी, दिस इक्वल्स टू 2h बाई आर। एंड अगर परसेंटेज डिक्रीज निकाला जाएगा तो डेल्टा जी बाई जी कर देंगे और इंटू 100 से, हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना हो जाएगा 2h बाई आर इंटू 100%, उतना परसेंट तो आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट डिक्रीजेज, ये हो गया आपका, हाँ, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। तो डेप्थ के लिए भी उसी तरह से केस हो जाएगा। डेप्थ के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो डेप्थ के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर ये जी डैश ऊपर में है और जी ले लिया मैंने नीचे कहीं पर। ठीक है, इसमें उल्टा ले लिया गया उल्टा लेकिन नहीं लेना चाहिए था। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ ऊपर सरफेस पे जी मान रहा हूँ और डेप्थ में मान रहा हूँ जी डैश। हाँ ठीक है, ये देखिए इसमें लिखा सही है, डायग्राम में इंटरचेंज कर दिया है।
डायग्राम में बाई मिस्टेक जो है जी डैश के जगह पर जी ले लिया है और जी के जगह पर जी डैश ले लिया है, तो खैर उससे कोई कन्फ्यूज मत करना। तो जी बराबर हो गया आपका, हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर, और दिस इक्वल्स टू 4/3 पाई रो आर जी, ठीक है। और ये जो वैल्यू है आपका जी डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई रो जी इंटू आर माइनस डी, ठीक है। अब देखो एक बात आप लोग ध्यान में रखें कि ये क्रैश कोर्स है, ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप 12th 11th में होते या आपका कोई नया स्टूडेंट होता तो उसको मैं अगर पढ़ाऊँगा तो उसको पढ़ाने का तरीका कुछ और होगा, क्योंकि आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए मैं आपको सिर्फ फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आया है, और जहाँ पर इंपॉर्टेंट है वहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा वहाँ पर मैं स्किप कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको सॉल्व करके फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला है, जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, मतलब 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो इतना मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, आपको अगर थोड़ा सा फील करना है तो आप निकाल सकते हो। यहाँ से देखिए इस वाले को देखेंगे तो जी डैश बाई जी करते हैं, तो जी डैश की वैल्यू कितनी है, जी डैश की वैल्यू इतनी है 4/3 पाई इंटू रो इंटू जी और इंटू आर माइनस डी है, ये आपका जी डैश की वैल्यू। और जी की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई, और ये आपका रो इंटू कैपिटल जी इंटू स्मॉल आर। तो देखिए 4/3 पाई कैंसिल, ठीक है, और ये अगर कैंसिल हो गया 4/3 पाई कैंसिल, रो भी कैंसिल, जी कैंसिल, तो बचा क्या, ऊपर बच गया आपका आर माइनस डी और नीचे बचा आर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जी डैश बराबर ऊपर बच गया आपका आर माइनस डी और नीचे क्या बचा आर, तो इसको सॉल्व करके फिर ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर जी डैश बाई जी का वैल्यू आया है, तो जी अगर इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फाइनल वैल्यू आपका इस तरह से आएगा यहाँ वाला जो है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा हो क्या क्या, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज ऑन गोइंग बिलो द अर्थ सर्फेस, ये पता चल गया। एंड फ्रॉम द इक्वेशन 2 वी गेट जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो इट इज़ क्लियर दैट डी इफ डी इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज, अगर डी बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक है। और अगर आर माइनस डी अगर ये पूरा घटता है तो जी डैश की वैल्यू घटेगी, और अगर ये पूरा बढ़ता है तो जी डैश की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और सेंटर पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर पे तो डी बराबर आर हो जाएगा, तो डी बराबर आर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये आर और ये डी दोनों बराबर अगर हो गया तो आर माइनस डी क्या होगा, आर माइनस डी जीरो हो जाएगा, और अगर आर माइनस डी जीरो होगा तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर बिकम्स जीरो, सेंटर ऑफ द अर्थ बिकम्स जीरो, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू स्टडी। तो इसी तरह से जैसे पिछले स्लाइड में बताया था मैंने, एब्सोल्यूट डिक्रीज इतना होता है, फ्रैक्शनल डिक्रीज निकाला पूछा जा सकता है, और आपका परसेंटेज डिक्रीजेज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फाइनली जो पॉइंट नंबर 4 है आपका, द रेट ऑफ डिक्रीजेज ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द अर्थ, वो कुछ आपका ऐसा है, ठीक है ना, एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर इज डबल दैट ऑफ द इनसाइड द अर्थ, ठीक है। तो ये आपका पूरा था। अब देखिए रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है, तो एज अर्थ रोटेट्स अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो जैसे मान लिया जाए कि आपको इस तरह से मैं मानता हूँ ये आपका अर्थ सरफेस है, और अगर यहाँ पर कोई बॉडी रखा हुआ तो ये अगर अर्थ ऐसे घूम रही हो ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो ये बॉडी भी तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ये 3D इफेक्ट है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो, बट आपका देखिए इस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अंदर का ये जो सर्किल है ना, इस सर्किल पे बॉडी घूमेगी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी फाइनली वो कितनी होगी, ये जी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर लेमडा। ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिखा, कैलकुलेट करके नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट करते तो ज़्यादा थोड़ा सा टफ हो जाता है, और ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट उतना पूछेगा भी नहीं, ठीक है। आपका मेन आपको 2-3 पॉइंट है, हाँ, इस फॉर्मूला का यूज़ करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया आपका दूसरा। फॉर द पोल पर अगर हम चले जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो जी डैश निकला है ये किस पॉइंट पे निकला है, इस पॉइंट पे निकला, पॉइंट पी पे निकला है। तो अगर मैं यहाँ से उठकर यहाँ चला जाऊँ, पोल पर चला जाऊँ,
तो अभी ये देखिए कुछ एंगल बन रहा है ऐसे, कुछ अल्फ़ा कुछ भी बन रहा है, लेमडा मान लेते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे चले जाएंगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और अगर हम इक्वेटर पे रहेंगे तो इक्वेटर पे मतलब यहाँ पर रहोगे, तो इक्वेटर पर कहीं पर भी रहो क्या फ़र्क पड़ता है, इस लाइन पे कहीं पर भी रहेंगे, क्योंकि देखिए इस लाइन और इस लेमडा इसको माना गया है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट उठकर इधर चला जाए, इस लाइन पर चला जाए, तो वैल्यू हो गया 90 डिग्री, और ये लाइन उठकर अगर इस पे आ जाए तो वैल्यू होगी 0 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपका वैल्यू चेंज होता है। तो जी डैश मतलब जी ऑफ पोल और माइनस जी ऑफ इक्वेटर। तो अगर पोल की बात करेंगे और इक्वेटर की बात करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं है, 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेरिएशन है, लेकिन तब भी इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ये देखिए, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, इट्स वेट इंक्रीजेज बाई एन अमाउंट m इंटू जी पी माइनस जी ई एंड दिस इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। अब देखिए वेटलेसनेस होता है, इसको हिंदी में भारहीनता बोलते हैं, इससे सवाल पूछा जा सकता है वेटलेसनेस से, तो इसको केयरफुली पढ़ना चाहिए। एज वी नो दैट द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीज इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके वजह से जो बॉडी का अपरेंट वेट है वो डिक्रीज करता है। इफ इज द एंगुलर रोटेशन ऑफ द अर्थ फॉर विच अ बॉडी एट द इक्वेटर विल बिकम वेटलेसनेस। यहाँ पर देखिए इफ और इज के बीच में कुछ छूट रहा है, ठीक है ना, ओमेगा होना चाहिए, मतलब इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ फॉर विच अ बॉडी एट द इक्वेटर विल बिकम वेटलेसनेस, तो फिर क्या हो जाएगा, तो जी डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर लेमडा, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू जी डैश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो जी डैश इक्वल्स टू 0, तो जी माइनस दिस मच, कहने का मतलब यहाँ से ओमेगा निकाला गया, और ओमेगा अगर निकालेंगे तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ पर ऐसे आया है। अब यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई जी, ये हो गया आपका अर्थ के रोटेशन के केस में। अगर यहीं पर हम सिंपल पेंडुलम लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो इस केस में सिंपल पेंडुलम के केस में 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, एल बाई जी पर होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर आर है वहाँ पर क्या लिए हैं, एल ले लिए हैं, बस यही अंतर है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है, इसको आप याद रखें। तो अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे आर का वैल्यू जो हमें पता है 6400 किलोमीटर, या फिर कह सकते हो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम ले लेते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 1/800, मतलब 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना हो गया 50, ये टाइम पीरियड देखिए 5026.5 सेकेंड, एंड दिस इक्वल्स टू 1 आवर 40 मिनट, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नोट में देखिए क्या है, दिस टाइम इज अबाउट 1/17 टाइम्स द प्रेजेंट टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ। तो प्रेजेंट टाइम पीरियड जो अर्थ का है उसका 1/17 टाइम्स है। देयरफॉर इफ अर्थ स्टार्ट रोटेटिंग 17 मिनट्स फास्टर देन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द इक्वेटर विल बिकम वेटलेसनेस, ठीक है। अगर हम अर्थ जो है ज़्यादा तेज़ी से, अगर मतलब 17 मिनट ज़्यादा तेज़ी से घूमना शुरू कर दे, सिर्फ मतलब जैसे अभी एक रोटेशन कितना देर में मारता है, 24 घंटे में मारता है, तो अभी अगर अर्थ का रोटेशन, अगर एक रोटेशन जो है 24 घंटा 17 मिनट में कंप्लीट हो, तो जो वैल्यू है हम लोग क्या फील करने लगेंगे, वेटलेसनेस फील करने लगेंगे। इफ़ अर्थ स्टॉप रोटेशन, अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन अगर स्टॉप करती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, देन एट द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज बाई ओमेगा स्क्वायर आर, एंड consequently the weight of body lying there increases by m omega square r, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड एलिप्टिकल शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है, हम ऐसा कंसिडर करने के बाद, अर्थ का रोटेशन को कंसिडर करने के बाद और अर्थ के शेप को कंसिडर करने के बाद, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स एंड द इक्वेटर रिलेटेड एज, मतलब इन सभी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद जो ग्रेविटी पोल पे है
और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ पर है वो इसके इतना, देखिए जी पी इक्वल्स टू हो जाएगा जी ई प्लस 0.034 एंड प्लस 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल जो होगा वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से इतना ज़्यादा है, मतलब 0.052 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है। तो अब देखिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो आपका मास एंड वेट में, तो मास एंड वेट में डिफरेंस, ये भी कई बार इससे रिलेटेड सवाल पूछ देता है। तो मास क्या होता है? इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी, मतलब मास वो होता है जो किसी भी बॉडी में कंटेंट रहता है। और वेट क्या होता है? इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। उसके बाद देखिए मास क्या होता है? इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विथ जी, मतलब अगर हम किसी बॉडी को यहाँ पे रख रहे हैं ज़मीन पे और फिर उसको चंद्रमा पर लेकर चले जाएं या सूर्य पे लेकर चले जाएं, तो जो वैल्यू है आपका मास का, जो भी बॉडी का मास है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इट्स वैल्यू चेंजेस विथ जी, मतलब जी के साथ वेट क्या होता है? चेंज होता है, बट जी के साथ मास चेंज नहीं होता है। उसके बाद मास में देखिए और क्या लिखा है? इट्स वैल्यू कैन नेवर बी जीरो फॉर एनी मटेरियल पार्टिकल्स, अगर कोई मटेरियल पार्टिकल्स है तो कभी भी मास जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन एट इन्फिनिटी एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ वेट इज़ जीरो, मतलब अर्थ के सेंटर पर चूंकि ग्रेविटी, देखिए वेट क्या होता है? वेट जो होता है आपका, वेट जो होता है वो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो अर्थ के सेंटर पे जाएंगे तो जीरो जीरो है, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, और अगर हम इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो भी आपका वेट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, बट मास कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब दोनों का ऐसा यूनिट, इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम एंड इट्स डायमेंशन इज एम, बट इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम वेट एंड डायमेंशन आर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एल टी -2 होना चाहिए, एम कैसे लिया है पता नहीं सॉरी, हाँ एम हो जाएगा, वेट है ना, तो वेट बराबर एम इंटू जी होगा, तो एम भी तो आएगा। एम का हो गया कैपिटल एम, मतलब मास के बदले में कैपिटल एम, और एल टी -2 हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है, उसको देखिए इट इज़ डिटरमाइंड बाई अ फिजिकल बैलेंस, मास को हम लोग फिजिकल बैलेंस से डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाई अ स्प्रिंग बैलेंस। तो ये देखिए, अब बोलोगे सर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? मास और वेट पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका इस पॉइंट से, फिजिकल बैलेंस से मास को काउंट किया जाता है और स्प्रिंग बैलेंस से वेट को काउंट किया जाता है। ठीक है, और मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और जो वेट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा। अब देखिए इसमें कई सारा सवाल है। ठीक है, तो ये आपका इफेक्ट ऑफ मास ऑन ग्रेविटी एंड इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑन ग्रेविटी। तो मास का इफेक्ट है और डिस्टेंस का इफेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए पहले केस में देखिए क्या है, अट्रैक्शन विथ अ फोर्स ऑफ एफ, एम है और डी है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या किया गया, ये अट्रैक्शन विथ अ फोर्स एफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इस केस में क्या किया गया, केस नंबर 1 में जब यहाँ पर दोनों के बीच के डिस्टेंस डी है तो एफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो सेम रहेगी, अट्रैक्शन विथ अ फोर्स एंड अट्रैक्ट्स विथ अ, देखिए इफेक्ट ऑफ मास ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ये आपका इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑन ग्रेविटेशन। तो जब हम डिस्टेंस को डबल, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्या किया, डबल कर दिया। तो जब डिस्टेंस डबल किया गया है इस वाले केस में, ठीक है, इस वाले केस में देखिए जब डिस्टेंस डबल किया गया है तो ये आपका कितना हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया, कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका उल्टा जब इसको फोर्स को बढ़ाया गया, मतलब सॉरी मास को, एक मास को वैसे ही रहने दिया गया और दूसरे मास को डबल किया गया। देखिए यहाँ ये वाला मास और ये वाला मास सेम है, बट ये मास m था और यहाँ पर 2m लिया गया। ठीक है, तो आपका फोर्स क्या हो गया, डबल हो गया। तो इस तरह से और भी इसमें है आपका चीज़ें, और भी इसमें हैं, तो आप इसको देखिए अच्छे से। एक इसका मैं PDF आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, करीब 15 क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किया है, वो 15 को सॉल्यूशन के साथ दूंगा आपको। ठीक है, तो आप उसको ट्राई करिए, बीच बीच में आपको डू योर सेल्फ का मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द टाइडल वेव्स। देखिए पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन और पूछ रहा है क्या, टाइडल वेव्स पूछ रहा है।
टाइडल वेव्स पता नहीं ग्रेविटेशन में कहीं पे पढ़ना है, सॉरी ज्योग्राफी में कहीं पे पढ़ना है। बोल रहा है कि द टाइडल वेव्स इन द सी, समुद्र में जो टाइडल आर प्राइमरीली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, मतलब मून का अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण टाइडल वेव्स होता है। बोलो द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द सन ऑन द अर्थ, थर्ड ऑप्शन इज द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द वीनस ऑन द अर्थ एंड द एटमोस्फेरिक इफेक्ट ऑफ द अर्थ इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ए आंसर हो जाएगा। क्या, क्यों? क्योंकि जो टाइडल वेव होता है, ठीक है, तो टाइडल वेव जो समुद्र में उठता है वो किसके कारण होता है, मून जो है पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, तब टाइडल वेव होता है। ठीक है, तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ़ देयर वेयर अ स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट, अगर छोटा ग्रेविटेशनल इफेक्ट हो, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस डू यू थिंक वुड अल्टर इन सम रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा हो तो इनमें से कौन सा फोर्स जो है वो है ना आपका अल्टर हो जाएगा। विस्कस फोर्स है, आर्किमिडीज अपलिफ्ट है, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो ऑप्शन बी होना चाहिए, आर्किमिडीज अपलिफ्ट। देखिए हाँ, एज इट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द बेड, क्योंकि आर्किमिडीज अपलिफ्ट जो है, देखिए विस्कस फोर्स ये ग्रेविटी पर तो डिपेंड करता नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ ग्रेविटी पे कौन डिपेंड करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मतलब आर्किमिडीज अपलिफ्ट। आर्किमिडीज अपलिफ्ट में ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है द एटमोसफेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो एटमोसफेयर है वो किसके कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण है। तो इसका भी आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, विंड के कारण हमारा एटमोसफेयर नहीं है, क्लाउड के कारण भी नहीं है, किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हमारा एटमोसफेयर नहीं होता। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डू योर सेल्फ में एक सवाल आपका ऐसा है, ठीक है, तो आप स्क्रीन को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और इसको खुद से सॉल्व करें। सवाल क्या है, द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, सबको पता है भाई 0 होगा। ठीक है, चलो ये मैंने बता दिया। अगला और भी डू योर सेल्फ करके और भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन विल बी। अभी मैंने पढ़ा कि जब अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो कितना होना चाहिए, रिड्यूसेस टू अ क्वार्टर होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन होना चाहिए। ये देखिए आंसर इज डी। ठीक है, तो आपको लग रहा हो कि बहुत हल्का हल्का सवाल करा रहे हैं सर। देखिए एनडीए में आपको हल्के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, बाकी सवाल आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, इफ़ द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज द सेम एज एट अ डेप्थ एक्स बिलो इट, देन both x and h being much smaller than the radius of the earth। तो x इक्वल्स टू h है, फिर आपका x इक्वल्स टू 2h है, x इक्वल्स टू h बाई 2 है, एंड x इक्वल्स टू h स्क्वायर है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए आपका x इक्वल्स टू 2h होना चाहिए। देखते हैं, ये देखिए हम जानते हैं कि जो g डैश की वैल्यू होती है जी डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर h की जगह पर क्या रख देंगे, x रख देंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया आपका, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, जी डैश को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा है जो वैल्यू है यहाँ पर ये आपका देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये r और ये r भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2h बराबर x बच जाएगा। यानी कि मैंने जो आंसर दिया था यहाँ पर ये मैंने सही आंसर दिया था। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। इसमें और भी कई सारे सवाल हैं जो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर देने वाला हूँ। ठीक है,
तो आप इसको सॉल्व करिए। तब तक के लिए फिर आगे हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे सवाल लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।